हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं इसके पहले 4 लेक्चर सीरीज़ हो चुकी हैं इस प्लेलिस्ट की। BHU MA पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए जा रहे हैं। और उसी संदर्भ में पिछले 4 वीडियो में लगभग हर वीडियो में आपको 14 से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। हर वीडियो में 25 से 30 मिनट का है। तो उसी के सीक्वेंस में आज ये 5वां वीडियो इस लेक्चर सीरीज़ का। और तो सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड आफ्टर हेजीमनी। हिंदी में हेजीगनी लिखा है, वो हेजीमनी है। तो हेजीमनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट ओ कोहेन। यहाँ पे इनकी हम कुछ और बुक की बात करेंगे, जैसा कि एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है कि लगभग ऑप्शंस सारे ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन किए जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे हंस मॉर्गनथाउ, इनको तो आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे तरीके से इनसे परिचित होंगे। इनका जो यथार्थवादी जो इनकी थ्योरी है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। रॉबर्ट ओ कोहेन की कुछ और बुक की बात करेंगे। एक तो यही हो गई, एक और है इनकी नियो रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, मीन्स NEOREALISM। तो ये इनकी बुक है नियो रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, जो कि एक और बुक है इनकी डिज़ाइनिंग सोशल इंक्वायरी। और एक अगली बुक जो है ये रॉबर्ट ओकोन, एक और बुक है द न्यू यूरोपियन कम्युनिटी। 5वीं बुक जो की बात अगर हम करें तो वो है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन, पावर एंड गवर्नेंस इन पार्सली ग्लोबलाइज वर्ल्ड। तो ये कुछ किताबों के नाम हैं इनकी, रॉबर्ट ओ कोहेन की। तो आफ्टर हेजी मनी, ये एक्चुअली ये याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा। तो ये जो है रिलेटेड है रॉबर्ट ओ कोहेन से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द टर्म कोल्ड वॉर व फर्स्ट यूज्ड बाय, मतलब शीत युद्ध शब्द का प्रयोग जो था वो सबसे पहले किसने किया? तो शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग था वो सर्वप्रथम बर्नार्ड बरूच ने किया। इसका जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट है। जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद एक और स्थिति उत्पन्न हुई वर्ल्ड में। वो ये थी कि जो उस टाइम की 2 महाशक्तियाँ थी, USA और USR। मैं यहाँ पे बताता हूँ, USA और USSR, ये 2 महाशक्तियाँ थी। और इनके बीच जो है एक तनाव बढ़ रहा था, टेंशन बढ़ रही थी। और उसी को देखते हुए जो तनावपूर्ण संबंध जो चल रहे थे इसमें, उसी को जो है बर्नार्ड बरूच ने शीत युद्ध कहा। और इसको प्रचारित करने का श्रेय, इस शब्द को, वो जाता है वाल्टर लिपमैन, जिन्होंने इसे प्रचारित किया, मतलब इसको प्रचार किया इस शब्द का। और वो एक पत्रकार थे। इसका आरंभ जो है वो यूरोप में हुआ था, जहाँ पूर्वी यूरोप के देश जो थे वो सोवियत संघ के दायरे में आते चले गए। एक्चुअली यहाँ पे शीत युद्ध की बात हो रही थी, जिसका जो आरंभ हुआ वो किस तरीके से हुआ। तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो सोवियत संघ के दायरे में आते चले गए। इस साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए जो है पश्चिमी यूरोप के देश जो हैं वो अमेरिका की शरण में जाने लगे। मतलब अमेरिका पूंजीवादी देश था और यूएसआर साम्यवादी। तो अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए इन्होंने जो है देशों को खुद से जोड़ना शुरू किया। और इससे जो है पूर्व बनाम पश्चिम का भी संघर्ष उस टाइम कहा जाता है। 1949 में जब चीन में साम्यवादी राज्य बना तो शीत युद्ध का जो रण क्षेत्र था वो उत्तरी व दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहुंच गया। और धीरे धीरे शीत युद्ध की जो लपेट में वो पश्चिमी एशिया व अफ्रीका के देश भी आ गए। मतलब लगभग सारा वर्ल्ड इसमें शामिल हो गया धीरे धीरे। 1953 के बाद इस स्थिति में थोड़ा सा सुधार होना शुरू हुआ। दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के निकट आने लगी, परस्पर वार्तालाप व सहयोग के लक्षण भी दिखने लगे, जिन्हें तनाव शैथिल्य की संज्ञा दी जाती है। डिटेंट भी आप इसको जानते हैं, डिटेंट अगर आपने पढ़ा हो तो। 1991 में जो है सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध व तनाव शिथिल दोनों का अंत हुआ। तो ये थोड़ी सी बात थी इसके संदर्भ में।
हालांकि अब जिस तरीके के शीत युद्ध होते हैं, मतलब वो एक व्यापारिक तौर पे होते हैं, थोड़ा सा स्वरूप जो है उनका वो बदला हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो बर्नार्ड भरूच था। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण पक्ष था सह-अस्तित्व की नीति, आर्थिक कूटनीति, सैन्य संधियां, सांस्कृतिक कूटनीति। तो शीत युद्ध के अगर प्रमुख लक्षणों की बात करें तो इसमें कुछ, पहले तो हम इसके लक्षणों की बात करेंगे, उसमें से हम खोजेंगे कि उसमें से इन चारों ऑप्शन में क्या मिल रहा है। तो पहला तो ये था कि सोवियत संघ और यूएसआर जैसी बड़ी शक्तियों के मध्य यह संघर्ष हुआ शीत युद्ध का। यह प्रचार के माध्यम से और वाक युद्ध के माध्यम से विश्व राजनीति में व्याप्त हो गया था। इसमें युद्ध नहीं हुआ, सशस्त्र जो युद्ध की बात की जाती है वो नहीं हुआ, प्रचार और वाक युद्ध के माध्यम से ही होता रहा। इसमें दोनों महाशक्तियां ही प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां तथा विभिन्न प्रकार के संगठनों का निर्माण करती रहती थी। तो सैनिक संधियां जो है इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष था। और जो ये सारी हैं, सह अस्तित्व की नीति से आप हम आई होप परिचित होंगे, जो कि संबंधित है इस जो नेहरू द्वारा लाई गई थी ये, एक मिनट अभी याद आता है तो मैं बताता हूँ। उस जो उसके द्वारा लाई गई थी वहाँ सह अस्तित्व की नीति की बात की जाती थी। अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे है अगला क्वेश्चन, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का मुख्य उद्देश्य सोवियत प्रभाव के किस देश को बचाना था। तो ट्रूमैन सिद्धांत जो था, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो थी, उसके जो मुख्य उद्देश्य था वो सोवियत प्रभाव से किस देश को बचाना था। तो ये था ग्रीस को बचाना था उस प्रभाव से। और ट्रूमैन सिद्धांत की अगर बात करें हम, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की बात करें, तो इसकी घोषणा 12 मार्च 1947 को हुई थी, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई। और उस समय वो जो राष्ट्रपति थे वो हैरी एस ट्रूमैन थे, और उन्हीं के नाम पे ये जो है सिद्धांत लाया गया। अगर हम बात करें तो एक सेकंड, में इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ कर देता हूँ। तो जो इसमें सोवियत संघ ट्रूमैन द्वारा की गई थी, तो सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी जो प्रसार था, जो प्रसार किया जा रहा था सोवियत संघ द्वारा, उसके नियंत्रण के संदर्भ में ये अमेरिका की एक नीति थी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, और जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए। अगर हिस्टोरियन की बात करें, इतिहासकारों की बात करें, तो इस सिद्धांत की घोषणा से शीत युद्ध के आरंभ की आधिकारिक घोषणा जो थी वो चिन्हित हुई थी। टर्की और ग्रीस जो है वो टर्की और ग्रीस में जो है रूस अपना दबाव बना रहा था, जिसके कारण अमेरिका ट्रूमैन सिद्धांत लाया था। तो ये कुछ बातें हैं। और अमेरिका ने जो है ग्रीस और टर्की को इकोनॉमी और सेना समर्थन के माध्यम से उनकी वित्तीय सहायता की। तो ये कुछ बातें थी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वार्सा पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन द, वार्सा पैक्ट का निर्णय किस वर्ष में। देखिए, ऊपर कंक्लूडेड दिया गया है, नीचे निर्णय दिया गया है। तो बीएचयू में होता क्या है कि कई सारे क्वेश्चंस, अभी अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो कंफर्म नहीं रहते हैं कि आप उसमें करेक्ट नहीं रहते हैं एक्चुअली। तो उसमें क्या किया जाता है कि उस सबको लेवल का नंबर दे दिया जाता है, मतलब सब, जैसे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो तीनों नंबर उनको दे दिया जाता है, ऐसा है। तो इसमें भी यही होता है। जैसे अब अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें, द वार्सा पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन द ईयर, तो समाप्ति की बात हो रही है, और नीचे उसकी हिंदी में निर्णय कब लिया गया ये बात है। तो वार्सा पैक्ट की हम बात ही करते हैं। तो 1955 में जो है क्या हुआ, यह निर्णय लिया गया, इस पे हस्ताक्षर हुए। नाटो, अगर हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए तो नाटो में जो है पश्चिमी जर्मनी के शामिल होने के तुरंत बाद सोवियत संघ और उसके आश्रित जो राज्य थे उनके बीच जो है वार्सा संधि पर 1955 में जो है हस्ताक्षर हुए। यह एक पारस्परिक रक्षा समझौता था, जिसे पश्चिमी देशों ने पश्चिमी जर्मनी की नाटो के सदस्यता के विरुद्ध जो है सोवियत की प्रतिक्रिया के रूप में देखा था। तो ये कुछ बात थी। अगर इसके समाप्ति की बात करें, जैसे कि कंक्लूडेड दिया गया है ऊपर, तो यूएसएसआर ने, मतलब सोवियत संघ ने 1 जुलाई 1991, ये 1991 में
एक मिनट मैं फिर से लिखता हूँ। ये तो इसका करेक्ट आंसर है 1991। 1 जुलाई 1991 को जो है वारसा पैक्ट जो है वो कंक्लूड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये भी डेट आप लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो रही हैं कि निर्णय कब लिया गया था 1955 में, और कब उसे जो है हटा दिया गया वो 1991। आगे है क्यूबन मिसाइल संकट किस वर्ष में हुआ था। तो क्यूबन मिसाइल संकट की बात करें तो क्यूबा जो है वो शीत युद्ध में तब शामिल हुआ था जब अमेरिका ने उसे अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। तो ये ये टाइम था, जैसे कि पहले ही बताया गया, कि लगभग सारा वर्ल्ड जो है शीत युद्ध में शामिल हो ही गया था किसी ना किसी रूप से, और उसी की बात यहाँ पे अब क्यूबा की भी बात हुई। तो क्यूबा क्या था, वो शीत युद्ध में तब शामिल हुआ था जब अमेरिका ने उससे अपने जो डिप्लोमेटिक संबंध थे, राजनयिक संबंध थे, तोड़ दिए, और यूएसएसआर ने, मतलब कि सोवियत संघ ने क्यूबा की आर्थिक सहायता में वृद्धि कर दी। ये तब जाके जो है उस टाइम जो है क्यूबा शीत युद्ध में शामिल हुआ। वर्ष 1961 में जो है अमेरिका ने क्यूबा में बे ऑफ पिग्स पर आक्रमण की योजना बनाई, और जिसका उद्देश्य था कि सोवियत संघ द्वारा समर्थित जो फिदेल कास्ट्रो की सत्ता थी उसको उखाड़ के फेंकना था। पर इसमें जो है अमेरिका असफल रहा, और इसी घटना के बाद फिदेल कास्ट्रो ने सोवियत संघ से सैन्य मदद की अपील की। चूँकि अमेरिका आक्रमण करने वाला था लेकिन वो असफल रहा, और उसी के बाद जो है फिदेल कास्ट्रो जो कि वहाँ के मुखिया कह सकते हैं आप एक थे, तो उन्होंने जो है सोवियत संघ से सैन्य मदद की अपील की, जिस पर यूएसए ने क्यूबा में मिसाइल लॉन्चर स्थापित किया। तो और स्थापित करने का निर्णय लिया जिसका उद्देश्य अमेरिका को लक्ष्य बनाना था। तो निर्णय ही लिया गया था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने दोनों महाशक्तियों को जो है परमाणु युद्ध के कगार पे पहुंचा दिया। हालांकि कूटनीतिक प्रयास से इस संकट को टालने में सफलता मिली। अगर आप इस क्यूबन मिसाइल संकट को थोड़ा और डीपली जाके अगर कहीं पढ़ें, या अगर आने वाले टाइम पे कुछ और मुझे मिलता है इस मैटर पे, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैं वहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। यहाँ पे बस इतना ही। तो एक कूटनीतिक प्रयास के साथ ही इसको जो है इस संकट को टाला गया था, और ये संकट जब आई थी वो सन था 1962 में। तो 1962 जो ये थर्ड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट, ये तो ऊपर का है शायद, इसी का है। तो 1962 में, ये ऊपर का इंग्लिश का है। तो 1962 में जो है ये क्यूबन मिसाइल संकट हुआ था। आगे है सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान टुक प्लेस इन द ईयर। अफगानिस्तान, देखिए आज जो बातें हो रही हैं वो लगभग वर्ल्ड पॉलिटिक्स या वर्ल्ड जो क्राइसिस चल रही थी, खासकर शीत युद्ध की बात ही आज इस टाइम हो रही है, आज के क्वेश्चन में अभी तक। तो आप इतना समझिए कि बीएचयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो आपके जो सब्जेक्ट है उसी से पूछा जाता है, लेकिन हर एक एरिया से पूछा जाता है। इतना आपको पता होना, इतना आपको ज़रूर कन्फर्म रहना चाहिए कि आपसे कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। तो अफ़गानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप किस वर्ष हुआ? तो 1979 में जो है अफ़गानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप हुआ था। अफ़गानिस्तान जो संघर्ष की शुरुआत थी वो अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट के 1 वर्ष पश्चात 1979 में हुई, जब सोवियत सेना ने अफ़गानिस्तान पर अपनी साम्यवादी सरकार का समर्थन करने के लिए आक्रमण कर दिया था। सोवियत सेना जो है अफ़गानिस्तान सरकार की ओर से अफ़गान मुजाहिदीनों के विरुद्ध लड़ रही थी, जिन्हें अमेरिका, पाकिस्तान व चीन, सऊदी अरब जैसे देशों से समर्थन प्राप्त था। युद्ध की शुरुआती वर्षों में अगर सोवियत सेना ने जो है वो राजधानी काबुल कर कब्जा कर लिया। हालांकि युद्ध में सोवियत के 15,000 से भी अधिक सैनिक मारे गए। 1989 में आंतरिक कारणों से सोवियत संघ ने अपनी सेना अफ़गानिस्तान से वापस बुला ली, और 15 फरवरी 1989 को जो है सेना की अंतिम टुकड़ी वापस चली आई अफ़गानिस्तान से सोवियत संघ की। हालांकि अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति उस टाइम भी बनी हुई थी जब सोवियत संघ ने अपनी सेना वापस बुलाई थी, लेकिन फिर भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1979। ये तो ये रही कुछ बात इस क्वेश्चन की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि रिलेटेड है शीत युद्ध के अंत की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत यूनियन नेताओं के द्वारा माल्टा शीर्ष सम्मेलन
में किस वर्ष की गई थी? माल्टा शीर्ष सम्मेलन 2 दिसंबर 1989 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव के मध्य भूमध्य सागर में एक वार्ता हुई। इसमें अमेरिकन राष्ट्रपति ने यूएसआर के राष्ट्रपति को अमेरिका आने का न्योता दिया था। सोवियत संघ के राष्ट्रपति को जो है अमेरिका आने का न्योता दिया था। इसी में आपसी बातचीत जारी रखने की सहमति बनी थी। तो जो माल्टा शीर्ष सम्मेलन है वो 1889 को हुआ था। तो ये रहे आज। तो माल्टा शीर्ष सम्मेलन की देखिए, हर क्वेश्चन के आप अगर की पॉइंट्स में जाए तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आप कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन में आप माल्टा शीर्ष सम्मेलन को ज़्यादा याद रखें। और वो किन दो नेताओं के बीच हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में। तो ये दो नेता थे जो इनके बीच ये बात हुई थी। और उस टाइम संयुक्त राज्य अमेरिका के जो थे वो जॉर्ज बुश थे और जो यूएसआर के थे वो गोर्बाचेव थे। तो ये कुछ बात थी। थ्योरी ऑफ हेजीमनी वाज प्रोपाउंडेड बाई, हेजीमनी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ग्रामसी ने जो है हेजीमनी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। एक्चुअली जो हेजीमनी टर्म है वो मार्क्सिस्ट व्लादिमीर लेनिन द्वारा यूज़ किया गया था इसके पहले भी। 22 पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द वर्किंग क्लास इन अ डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन। ग्राम्स्की जो है वो ग्रेटली ज़्यादातर ग्रेटली एक्सपेंड दिस कॉन्सेप्ट डेवलपिंग ऑन एक्चुएट एनालिसिस ऑफ हाउ द रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास द बोर्गेस एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इट्स कंट्रोल। तो ये हेजीमनी का सिद्धांत है। एक्चुअली ये चीज़ें आपको बीए में शायद ही पढ़ने को मिले, लेकिन ऐसे जब पूछता है तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी पूछी जाती हैं कि आप बीए से एक्स्ट्रा आप क्या पढ़े हैं, उस हिसाब से भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये था आज का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 1985 में सार्क देशों की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आई होप सबको पता होगा, ढाका में। एक्चुअली इसमें भी कई सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो लेकिन फिर भी आपको चीज़ें क्लियर कट रखनी होगी। सार्क जो उसका पूरा नाम है वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। 8 दिसंबर 1985 को यह संगठन बना और इसका उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति व प्रगति हासिल करना। दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग के लिए संगठन बनाने की बात सबसे पहले मई 1980 में उठी थी। अप्रैल 1981 में विचार विमर्श के बाद श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 7 देशों के सचिवों की बैठक हुई। अगस्त 1983 में दिल्ली में पहली बार सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। देखिए, कई सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि नई दिल्ली, श्रीलंका ऐसे, लेकिन अभी तक संगठन बना नहीं था। पहली बैठक तो पहली बार सदस्यों को सचिवों की बैठक हुई कोलंबो दिल्ली में। पहली बार सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। 7-8 दिसंबर 1985 को 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पहली बार ढाका में जुटे और इस शिखर सम्मेलन में एक चार्टर को स्वीकार किया गया तथा सार्क का जन्म हुआ। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ढाका में जो है पहली बार इसकी बैठक हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं पहले से ही बताता हूँ, बीएचयू में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन होते हैं 2 या 4 जिन्हें डिफाइन वो किसी ना किसी तरीके से डायलेमा में कर देते हैं आपको। तो उसमें अक्सर आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो उसी को देखते हुए मैं ऊपर का वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वो उसी तरीके से है। यहाँ है भारतीय विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत। यहाँ पे गुजराल है, आई होप आपको दिख रहा है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी गुजरात लिखा है, वो गुजरात नहीं है, वो गुजराल है। गुजराल सिद्धांत का संबंध किन देशों से था? तो ये है पड़ोसी देशों से। इसका जो करेक्ट आंसर है गुजराल जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है। इसका जो प्रतिपादन था वो देवगढ़ सरकार में विदेश मंत्री रहे श्री
इंदर कुमार गुजराल ने किया, उन्हीं के नाम पे एक्चुअली ये पड़ा है। इंदर कुमार गुजराल ने 1996 में किया था, 1996। तो 1996 में उन्होंने किया इसका प्रतिपादन। और यह सिद्धांत कहता है कि भारत को जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों को एक तरफा रियायत दे और उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। गुजराल सिद्धांत का मूल मंत्र जो था वो था कि भारत अपने पड़ोसी देशों मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका व भूटान के साथ विश्वसनीय संबंध बनाने होंगे। उनके साथ विवादों को बातचीत से सुलझाना होगा और उन्हें दी गई किसी भी मदद के बदले तुरंत कुछ हासिल करने की अपेक्षा नहीं रखनी होगी। साथ ही किसी भी प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट को सुलझाने में मदद करनी होगी। तो ये कुछ बातें थी। एक जो इसमें बात निकल के आती है कि जब भी आप कोई सहायता इनकी कर रहे हो, इन देशों की, अपने पड़ोसी देशों की, जो कि अभी भी आपके से अभी नेपाल से हाल ही में थोड़ा सा संबंध खट्टे हो रहे हैं, लेकिन जो ये गुजराल सिद्धांत जो था भारतीय विदेश नीति में, ये मील का पत्थर इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसने पड़ोसी देशों से संबंध कैसे बनाए रखने हैं वो इसने बताया कि आपको तुरंत कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी होगी, तभी आपसे ये संबंध सुदृढ़ रह सकते हैं। तो ये कुछ बात थी इस क्वेश्चन की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो है लुक ईस्ट पॉलिसी वाज इंस्टीट्यूटेड बाय। लुक ईस्ट नीति को आरंभ करने का श्रेय है। एक्चुअली आज थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है और गला भी उस तरीके से चल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती ये वीडियो थोड़ा बना रहा हूँ। लुक ईस्ट पॉलिसी, भारत की ये नीति जो है, लुक ईस्ट पॉलिसी की जो नीति है वो 1991 में, आपको साथ ही में ये डेट भी याद रखना होगा, सन, ईयर, ये सारी चीज़ें 1991 में जो है उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने शुरू की थी। इसके बाद आने वाली भारतीय सरकारों ने भी इस नीति का समर्थन किया। अभी अगर हाल ही में पीएम मोदी ने 2014 में लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में बदला। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें, जो लुक ईस्ट है वो चेंज हुआ है एक्ट ईस्ट में। ये चीज़ आपको याद रखना है, लुक ईस्ट जो है वो चेंज हुआ है एक्ट ईस्ट में। ये पीएम मोदी ने 2014 में किया। भारत दक्षिण पूर्व देशों से कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाना चाहता है, तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं। लुक ईस्ट ही नहीं, एक्ट ईस्ट की भी बात पीएम मोदी ने इस बार आगे कही 2014 में ही। तो ये थे कुछ पॉइंट इस क्वेश्चन को लेके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले लोक प्रशासन पर पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया? तो विल्सन who one among the following published for the first time a textbook on public administration? विल्सन, फेवल, एल.डी. वाइट, F.W. टेलर। अब अगर आप पिछले 4 वीडियो को देखे होंगे तो शायद मैंने कहीं पे इस चीज़ की बात की है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से ये पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि एल.डी. वाइट जो थे वो जो है उन्होंने प्रस्तुत किया था एक विषय के रूप में जो लोक प्रशासन का जन्म हुआ। कभी ये भी पूछा जाता है कि विषय के रूप में जो लोक प्रशासन का जन्म हुआ तो वो 1887 है, 1887। इस टाइम जो है लोक प्रशासन का जन्म हुआ। वुड्रो विल्सन को इसका जनक माना जाता है, ये भी आप नोट करें। तो एक्चुअली यहाँ पे खुद वुड्रो विल्सन शायद हैं, विल्सन जो है इसके जनक माने जाते हैं। और ये इसका करेक्ट आंसर नहीं, ये ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो एल.डी. वाइट है। और द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति एवं प्रशासन को अलग अलग बताया गया। सन 1926 में एल.डी. वाइट की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई, जो लोक प्रशासन की पहली पुस्तक थी। मैं नाम लिख दे रहा हूँ एक बार यहाँ पे कि कौन सी बुक थी उनकी वो, तो एक मिनट। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऐप में। तो बुक क्या थी एल.डी. वाइट की? वो थी इंट्रोडक्शन
टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एड मैंने लिख दिया, तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एड, ये जो है पहली पुस्तक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहली पुस्तक हुई थी जो प्रकाशित होती है एल डी वाइट द्वारा, जो लोक प्रशासन की पहली पुस्तक मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि लोक प्रशासन का संबंध उन सभी प्रक्रियाओं से है जिनका उद्देश्य लोक नीति का संपादन या प्रवर्तन से है। तो ये भी जो है एल डी वाइट ने कहा, इसका जो पहला है वो सही होगा, या किस उन सभी प्रक्रियाओं से है जिनका उद्देश्य लोकनीति के संपादन या प्रवर्तन से है, तो ये भी एल डी वाइट ही ने कहा। कुछ और थिंकर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे जिन्होंने लोक प्रशासन के संबंध में कुछ दिया है, कुछ कहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात मैं लूथर गोलिक कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से रहता है, और इस प्रकार प्रमुखता इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से है जहाँ सरकार का कार्य किया जाता है। यद्यपि व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका से संबंधित समस्याएं भी स्पष्ट रूप से प्रशासकीय समस्याएं हैं। ये कुछ बात है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, आपको बताता हूँ कि लोक प्रशासन जो लूथर गोलिक ने एक्चुअली कहा है वो लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से रहता है, और इस प्रकार प्रमुखता इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से है जहाँ सरकार का कार्य किया जाता है। यद्यपि व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका से संबंधित समस्याएं भी स्पष्ट रूप से प्रशासकीय समस्याएं हैं। ये कुछ बात थी, और विलोबी ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, लेकिन उनकी जो डिफिनीसन है वो काफ़ी बड़ी है, तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन नहीं करना चाहूँगा। लूथर गोलिक की एक और बात मैं करना होगा, लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के संबंध में उन्होंने कुछ दिया है, उसको पोस्टकार्ड कहते हैं। लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के संबंध में उन्होंने पोस्टकोर्ब का विचार दिया है, जिसका मतलब है पोस्टकोर्ब, पी का मतलब जो था उनके थ्योरी में वो था प्लानिंग, योजना बनाना। ओ ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या एक्चुअली था उनका। पोस्ट कोर्ब, ये यहाँ पे एक तरीके से नहीं आया, तो ये था पोस्ट कोर्ब। जहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला जो था वो था प्लानिंग, मतलब योजना बनाना। फिर ओ का जो था वो था ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक्चुअली लिख नहीं पा रहा हूँ इस पर, तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन बनाना। फिर एस आता है, एस का, एक मिनट में ऐसे समझाता हूँ। पोस्ट कोर्ब, पी का जो था वो प्लानिंग बनाना था। ओ का ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन बनाना। एस का स्टाफिंग मतलब कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी का मतलब डायरेक्टिंग, पोस्ट कोर्ब है, ये टी नहीं, ये टी है, तो पोस्ट कोर्ब है। तो डी का मतलब डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन करना। सी ओ, ये दोनों मिला के कोऑर्डिनेशन बना है, कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय करना। आर से मतलब रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना या सौंपना। और बी का मतलब होता है बजटिंग, बजट तैयार करना। तो ये कुछ बात थी जो जिसे दिया था गोलिक ने, लूथर गोलिक ने, तो इसे भी आप लोग याद रखें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस इतना ही, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन शायद हम लोगों ने सॉल्व किया आज के लिए, और टाइम भी लगभग उसी हिसाब से रहा जितना कि मैं कोशिश करता हूँ कि 25 से 30 मिनट के बीच में ख़त्म हो जाए। यूजी के लिए भी बात हो रही है, और शायद अगले हफ्ते से उन लोगों के लिए भी
वीडियोस उपलब्ध होते हो जाएंगे उनके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और केवल बीएचयू का ही नहीं, उसमें एलयू एयू के भी लोग बच्चे भी शामिल, चूँकि मैं पहले उसमें इंग्लिश को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आई होप आपके जो भी रिलेटिव होंगे आप उन्हें बताएंगे, जो भी आपके संपर्क में होंगे, कि यूजी के लिए भी यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो ओके, थैंक यू, आपने वीडियो देखा। आगे भी देखते रहिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।